नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षान एकेडमी पे। तो चलिए आज एक नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे फिर से बढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा की तिथि जो है नजदीक आ चुकी है। इसलिए एकदम कमर कस लीजिए और मेहनत दोगुनी कर दीजिए, लग जाइए एकदम दोस्तों। तो चलिए इसी उत्साह के साथ एक नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। ठीक है, पहले उसको देखेंगे क्योंकि उसको देखने से हमें काफी ऊर्जा मिलती है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसको तो पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपने को पूरा करना है। ठीक है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपने को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दोस्तों एकदम लड़ खुद से, एकदम ये चीज ठान लीजिए कि हमको सीटेट क्वालिफाई करना ही है, लगा दीजिए दोगुनी मेहनत एकदम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़नी है हमको। इससे पहले हम लोगों ने पिछली टॉपिक पढ़ा शिक्षण की विधियां, जो विधियां पूछी जाती हैं आप उसको एकदम नोट करके जाइएगा, उसको एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि आपके सीटेट में काफी उससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आज हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। आप उसको क्या करेंगे, एकदम नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि उससे आपके सीटेट में परीक्षा में प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिससे आपके हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आना एकदम दोस्तों अनिवार्य है, तो इसलिए आप इसको एकदम ध्यान से देखेंगे और इस चीज को एकदम पढ़ के जाएंगे, 1 से 2 नंबर आपका पक्का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हमको देखनी है इसमें, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, तो चल देखते रहते हैं उसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा, इसे क्या कहते हैं, नई शिक्षा नीति 2020। इसको देख लेते हैं क्या चीजें इसमें दी गई है। पहला क्या है, शिक्षा नीति की समिति के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 के समिति के अध्यक्ष आपके कौन है, तो आप क्या बताएंगे, के कस्तूरी रंगन। क्या बताएंगे आप, के कस्तूरी रंगन। ये क्या थे, इसरो के प्रमुख थे। ठीक है, हमारा जो इसरो है उसके क्या थे, ये प्रमुख थे। अगली लाइन क्या लिखा है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट कब आती है। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी, तो 31 मई 2019। ठीक है, 31 मई 2019 को इन्होंने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी। इस चीज को आप नोट कर लेंगे दोस्तों एकदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब मिली थी मंजूरी, 29 जुलाई 2020 को। और जो समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो 31 मई 2019 को। चलिए आगे देखते क्या लिखा। इसका उद्देश्य क्या था, जो शिक्षा नीति हमारी आई थी इसका उद्देश्य क्या था, हम लोग उसको देखते हैं। उद्देश्य क्या था, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा नीति के स्तर को क्या था, ऊंचा उठाना। आगे देखते हैं। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री, उस टाइम मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या देखना है। तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। आगे देखते हैं इसमें जो शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति में हमारे जो सुझाव दिए गए हैं उसको देख के चलते हैं, उसको एक एक चीज को नोट करते चलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं सुझाव। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, इसको देख लेते हैं। फिर क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर, इसका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1985 में राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर MHRD कर दिया था। जो शिक्षा मंत्रालय का पहले क्या था, पहले हमारा शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन राजीव गांधी ने सन 1985 में क्या था, इन्होंने क्या नाम बदलकर फिर इसका क्या कर दिया था, MHRD कर दिया था। आगे देखते हैं। MHRD आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, उसको क्या कहते हैं, को वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय फिर से क्या कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में क्या किया, MHRD जो हमारी थी उसको फिर से क्या वर्तमान में क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस चीज को आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी।
34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा हमारी नीति लागू हुई थी। ये क्या थी, इसकी संरचना क्या थी, 5+3+3+4। ठीक है, इसकी संरचना क्या थी, 5+3+3+4 जो थी इसकी संरचना थी। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें कही गई, हम लोग उसको देखते हैं। आगे देखते हैं, इसको नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। 5वीं कक्षा मातृभाषा। मातृभाषा हमारे अर्थात जो क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषा होती है उसका क्या किया जाए, प्रावधान किया जाए इसमें। ठीक है, 5वीं कक्षा जो मातृभाषा हमारी है या क्षेत्रीय भाषा जिसको हम कहते हैं या प्रांतीय भाषा जिसके, उसका क्या करना है, प्रावधान करना चाहिए। आगे देखते हैं, वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, लक्ष्य क्या है, वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में दोस्तों 100% तक क्या है, नामांकन करना है, सकल नामांकन करना है। एनरोलमेंट के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य दिया गया है। एजुकेशन फॉर ऑल का इसका क्या है, लक्ष्य है। इसको आप एकदम नोट कर लेंगे, एजुकेशन फॉर ऑल राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। आगे देखते हैं, शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, शिक्षा से जो दूर है, जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं हमारे, उनको क्या करना है, 2 करोड़ बच्चे जो हमारा, उनको दोबारा मुख्य धारा से, हमारी शिक्षा से, हमारे जो प्राथमिक बच्चे हैं उससे क्या करना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। आगे देखते हैं, वर्ष 2025 तक तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक बुनियाद साक्षरता का लक्ष्य है। ठीक है, वर्ष 2025 तक क्या करना, जो हमारे कक्षा 3 तक के विद्यार्थी हैं उनको सार्वभौमिक सभी प्रकार से क्या करना है, उनको बुनियादी शिक्षा उनको ग्रहण कराना है, उनका हमारा क्या है, उनको बुनियादी साक्षर बनाना है, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, इस चीज को आप एकदम नोट करते हुए चलेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे क्या है, कला एवं विज्ञान के बीच व्यवसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सशक्त में कोई भिन्नता नहीं है। कला और विज्ञान जो हमारा विषय है उसमें व्यवसायिक एवं शैक्षणिक जो हमारे होते हैं, जो हमारे प्रयोगात्मक होते हैं, जहां हम कुछ सीखते रहते हैं और जो व्यवसाय के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उनके विषयों के बीच क्या है, सशक्त में कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात विद्यार्थियों को पसंदीदा विषयों को चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है कि कला एवं विज्ञान के अलावा, अर्थात इसमें क्या कहा, व्यवसाय एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सशक्त जो हमारा, इसमें कोई भिन्नता नहीं दी जाए और विद्यार्थियों को अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट, अपनी पसंदीदा विषय को चुनने के क्या जाए, कई विकल्प दिए जाए कि विद्यार्थी कौन कौन से विकल्प पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, क्या पढ़ना है, उनको इसमें पूरी छूट दी जाए। आगे देखते हैं, इस नीति में कस्तूरबा बालिका विद्यालय का विस्तार कक्षा 12 तक करने की सुझाव दिया गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, कस्तूरबा बालिका विद्यालय जो हमारा पहले क्या था, केवल 8 तक, कक्षा 8 तक था, उसमें क्या कहा गया, जो बच्चियां होती हैं हमारी, उनको पढ़ने के लिए सुविधाएं, अनेक प्रकार से सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, वहां पर वो रहकर अपना पठन पाठन का कार्य करती हैं। तो नई शिक्षा नीति ने इसको क्या किया, पहले कितना था, ये पहले कक्षा 8 तक था, पहले कितना था, कक्षा 8 तक था ये। अब इसको बढ़ाकर क्या किया गया, कक्षा 12 तक करने का क्या हुआ, ये सुझाव दिया है, किसके द्वारा, हमारी नई शिक्षा नीति के द्वारा। आगे देखते हैं, इस चीज को आप नोट करते हुए चलेंगे, ये लाइनें आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं, स्कूल के संगठन व पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, स्कूल के संगठन जो हमारे हैं, जो हमारे संगठन हुए और उसमें जो पाठ्यक्रम थे हमारे, उसमें क्या क्या बदलाव दिए गए, क्या क्या बदलाव किए गए, हम उसको देखते हैं। पहला क्या है, 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया ढांचा। ठीक है, पहले क्या था, 10+2 की ढांचे की जो हमारा बना था, उसकी जगह क्या किया जाएगा, 5+3+3+4 की नया ढांचा तैयार किया जाएगा। फिर क्या, यह ढांचा क्रमशः 3 से 8, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। जो हमारा ढांचा तैयार किया जाएगा 5+3+3+4, यह कितने से कितने उम्र के बच्चों के लिए होगा, आपका पता रहेगा 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के लिए बच्चों के लिए क्या होगा, लागू किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसे क्या किया, जो हमारा ढांचा था, इसको जो 5+3+3+4, इसको कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में क्या कहा गया, इसको देख लेते हैं। इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे। फाउंडेशनल स्टेज जो हमारा है, इसमें कितने से कितने बच्चे होंगे, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे। पहले 3 वर्ष के बच्चे, पहले जो 3 वर्ष के बच्चे होंगे वो क्या होंगे,
आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे। जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे उसमें जो पहले 3 वर्ष के बच्चे होंगे वो आपके क्या होंगे, आंगनवाड़ी एवं प्री स्कूलिंग की क्या लेंगे, शिक्षा लेंगे। अगले 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे वो 3 वर्ष के पहले, जो 3 वर्ष हमारा निर्धारित किया है 3 से 8, उसमें जो 3 वर्ष के पहले जो रहेंगे वो क्या करेंगे कि प्री स्कूलिंग या फिर आंगनवाड़ी की शिक्षा लेंगे। फिर क्या करना है, अगले 2 वर्ष में क्या करेंगे, कक्षा 1 व 2 में पढ़ेंगे। ये किसमें कहा गया, हमारा पहला फाउंडेशनल स्टेज में। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, प्री प्रेपरेटरी स्टेज। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, इसमें 8 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो कक्षा 3 से 5 तक की क्या करेंगे, शिक्षा लेंगे। अगला स्टेज देखिए मिडिल स्टेज, तीसरा हमारा मिडिल स्टेज। इसमें देखते हैं, इसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे जो कक्षा 6 से 8 तक की क्या करेंगे, शिक्षा लेंगे। इसमें क्या होंगे, जो हमारे 11 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, कक्षा 6 से 8 तक की क्या करेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंडरी स्टेज देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे जो 9 से 12 तक की शिक्षा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। सेकेंडरी स्टेज जो हमारा लास्ट स्टेज है, इसमें क्या करेंगे, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे और वो क्या करेंगे, 9 से 12 वर्ष तक की क्या करेंगे, शिक्षा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी नेप्स। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिससे आपके हमेशा प्रश्न पूछते हैं। ब्लूम के शिक्षण का उद्देश्य, ब्लूम के शिक्षण का सिद्धांत जो दिया गया है, आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हमारी बनी हुई है उससे परीक्षा में प्रश्न आना फिक्स होता है, तय होता है, निश्चित होता है। इस चीज को आप एकदम नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते इसमें देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसको आपको प्रैक्टिस सेट द्वारा करवाया जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज है। इनका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन ब्लूम। पूरा नाम क्या था दोस्तों, बेंजामिन ब्लूम। यह क्या थे, कहाँ के निवासी थे, आपके अमेरिका के निवासी थे। जो हमारे ब्लूम महोदय ये हैं, ये कहाँ के निवासी थे, तो हमारे अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। इन्होंने क्या किया है, शैक्षिक उद्देश्य जो इनके द्वारा दिए गए हैं उनका क्या क्या है, इन्होंने वर्गीकरण किया है, अर्थात उसको बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। पहला क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। इन्होंने कितने भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके तीनों पक्ष को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं इसको। पहला क्या है हमारा, ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होता है, ये चीज क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझते रहेंगे इसको कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, उसको क्या करेंगे, हम लोग समझते रहेंगे। तो पहला हमारा क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष। ये क्या होता है इसको देखेंगे और हम समझेंगे, क्योंकि इससे हमेशा आपके परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। और इस चीज को, ब्लूम टेक्सोनॉमी को आप एकदम समझ के जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपके सीटेट में हमेशा आते रहते हैं। उस चीज को नोट करिएगा और ऑप्शन को देख करके जो हमारे द्वारा बताया गया टैग वर्ड है, कीवर्ड, आप उसको एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे सभी शिक्षकगण जो लगे हुए हैं, आप लोग दिन रात एकदम दोस्तों लग जाइए। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने, जो हमारे बेंजामिन ब्लूम थे, अमेरिका के निवासी थे, वो इन्होंने क्या किया था, 1956 में, ब्लूम ने 1956 में क्या किया था, इसका वर्गीकरण किया था। किसका, हमारे ज्ञानात्मक पक्ष का। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। यह क्या होता है, हमारे जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, ज्ञानात्मक पक्ष जो हमारा होता है, क्या हो, मानसिक क्षमताएं हमारे मस्तिष्क से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके उद्देश्य जो हमारा सरल से कठिन के और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के ले जाने के लिए इसके दृष्टिकोण को क्या गया है, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, पहला क्या है, ज्ञान है, बोध है, इसके बाद क्या, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, और इसके बाद हमारा क्या है, मूल्यांकन है। हम क्या करेंगे, इसको एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। चलिए पहला देखते हैं क्या क्या चीज दी गई है। पहला क्या है, ज्ञान। ठीक है, उन्होंने जो ज्ञानात्मक पक्ष के आपको 6 भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग देखते हैं ज्ञान। पहला क्या हमारा ज्ञान। इसमें बच्चों को आंकड़े या जानकारी को याद कराना, प्रत्यास्मरण कराना आदि कराने का प्रयास किया जाता है। जो हमारा ज्ञान है,
इसमें बच्चों को किसी भी आंकड़े को, किसी भी जानकारी को याद कराई जाती है और क्या प्रत्यास्मरण, रिकॉल आदि कराने का क्या किया जाता है, हमेशा प्रयास किया जाता है हमारे किस में, ज्ञान में। आगे देखते हैं दूसरे चरण, दूसरा क्या है, बोध, ठीक है, कंप्रहेंशन। ये क्या होता है इसको देख ले। इसमें बच्चे को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। इसमें क्या होता है, बोध में जो इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी क्या है, समझ विकसित की जाती है। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। बोध में क्या होता है, इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी क्या हो जाती है, समझ विकसित की जाती है। इसके अर्थ में क्या हो जाता है, कोई चीज को समझना, जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, उसमें जो अर्थ निकलता है उसको समझना, और कोई भी चीज होती है उसमें क्या करना, चिंतन करना, उसको समस्याओं को समझ तर्क करना आदि चीज करके अगर उस समस्याओं की क्या करना है, व्याख्या करना है। आगे देखते हैं तीसरा दिया अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन। अनुप्रयोग क्या होता है इसको देख लेते हैं। इससे आत्मसात, ठीक है, आत्मसात एसिमुलेटेड किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जो हमारा अनुप्रयोग होता है इसमें आत्मसात, जो कुछ भी हम आत्मसात किए हुए हैं, ज्ञान ग्रहण किए हुए, याद किए हुए हैं, उनको क्या किया, किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार क्या किया, प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है इसमें जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना आदि। हमारा अनुप्रयोग में क्या क्या आता है आपका, इसमें आता है किसी चीज को आत्मसात जो चीज किए गए हैं, ये हमारा किसमें आता है, अनुप्रयोग में। और जैसे क्या होता है इसमें किसी भी चीज की क्या करना है, हमको जांच करना है और क्या करना है, प्रदर्शित करना है, फिर उसकी क्या करना है, गणना करना है। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीजें दी गई हैं। आगे हमारा विश्लेषण, एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है हम उसको देखेंगे। इसमें आत्मसात किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है, जो कुछ भी हम याद किए हुए हैं उसमें ज्ञान को क्या करते हैं, भिन्न भिन्न करके भिन्न भिन्न भागों में अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में करने की क्या होती है, क्षमता होती है, क्योंकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। ठीक है, क्योंकि क्या कहा गया, उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। यह चीज किसमें कही गई, आपके विश्लेषण में कही गई है। आगे देखते हैं संश्लेषण, सिंथेसिस क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। अभी इसमें क्या कहा गया था, उसको ज्ञान को भिन्न भिन्न अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में करके बताया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है संश्लेषण में, इसमें नए अर्थ पर क्या हो जाता है, हमेशा नए अर्थ पर जोर दिया जाता है। और जोड़ उसमें क्या करता है, किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, जोड़कर ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे क्या है, डिस्कस करना, निष्कर्ष देना, तर्क देना, वाद विवाद करना आदि क्या होता है, ये संश्लेषण कहलाएगा आपका इसमें। ठीक है, जैसे किसी बात को वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना, तर्क देना आदि चीजें क्या होती हैं आपका, किसमें आएंगी, संश्लेषण में आएंगी। अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होती है। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है, हमारे गुण दोष जो कुछ भी सीखता है, गुणों को, दोषों को आदि को, शैक्षिक जो शैक्षणिक क्रियाएं होती हैं आदि को जो कुछ भी सीखता है उसका क्या किया जाता है, इसमें क्या जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये क्या था, हमारा ज्ञानात्मक पक्ष था। अब हम देखेंगे क्या होता है भावात्मक पक्ष में क्या क्या आता है, अफेक्टिव डोमेन्स क्या 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 चीज होते हैं उसको देखते हैं। ये क्या, उनका क्या है, ये दूसरा पक्ष है। बेंजामिन ब्लूम का क्या है, दूसरा पक्ष है, भावात्मक पक्ष। इसको देख लें। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से क्या करते हैं, सामना करते हैं। इसमें वे पक्ष शामिल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हम भावनात्मक रूप से, जैसे क्या, इसमें जो भी चीजें होती हैं दोस्तों वो क्या होती है, हमारे भावों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। जैसे कोई भी चीज करता है, कोई भी तारीफ करता है, कोई भी उत्साह होता है, कोई भी प्रेरणा हमें मिलती है, जब तक हम आंतरिक रूप से भाव हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, प्रेरित या अभिप्रेरित नहीं हो पाएंगे। इसमें वही चीज बताया गया है। भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। जो हमारा भावात्मक पक्ष है इसको कितनी भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या, आग्रहण या ध्यान देना। ठीक है, आग्रहण या ध्यान देना, इसमें क्या करता है, कोई भी सूचनाएं होती हैं उसको क्या करना है, एकत्रित करना और उस पर क्या करना है, परिचर्चा करना है। ठीक है, इसके बाद अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है, इसमें किसी उद्दीपक के प्रति क्या की जाती है, क्रिया की जाती है। जो हमारा ये होता है अनुक्रिया, इसमें किसी भी उद्दीपक के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करके या अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं।
आपका किसमें होता है, ये अनुक्रिया में होता है। इसके बाद देखते हैं आकलन क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। आकलन, इसमें जो हमारे परंपराएं और मूल्य, आदर्श मूल्य शामिल किए गए हैं, उसका क्या करते हैं, हम एक आकलन करते हैं। ठीक है। इसके बाद संगठन को देख लेते हैं। संगठन मूल्यों का क्या करते हैं, इसमें जो अभी पढ़ा है उसको, मूल्यों, जो भी मूल्य हमारे होते हैं उसका विश्लेषण और संश्लेषण करके क्या करते हैं, हम संगठन करते हैं। इसके बाद क्या, मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण क्या होता है। ठीक है। इसमें मूल्यों का जो कुछ भी कौशल हमारे अंदर ग्रहण होते हैं, जो कुछ भी कौशल हम सीखे हुए होते हैं, उनका क्या करना है, एक क्रियात्मक रूप से क्या करना है, इसमें उपयोग करना है। ठीक है। ये थे भावात्मक पक्ष जो उनके द्वारा बताए गए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, तीसरा उनके द्वारा दिया गया क्या, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है। क्रियात्मक पक्ष क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्रियात्मक पक्ष से ही आपका समझा जा सकता है दोस्तों कि जो कुछ भी हम क्रिया करके सीखते हैं, बच्चा जो कुछ भी करके सीखता है, अपने से स्वयं तोड़ मरोड़ के कोई भी चीज सीखता है, उस चीज को क्या करता है, वो जल्दी सीख जाता है। इसीलिए क्या किया इन्होंने, क्रियात्मक पक्ष बताया है। क्रियात्मक पक्ष को क्या गया, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, इसमें क्या होता है, जो कुछ भी होती है बच्चा उसको क्या करता है, एक तौर तरीके के माध्यम से, सहज रूप से, सरल रूप से उसको क्या करता है, उसको तोड़ मरोड़ कर सीखता है। इसके बाद आधारभूत अंग संचालन। आधारभूत अंग संचालन का कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो कुछ भी होती है उसका एक क्या होता है, एक दायरा होता है, एक आधारभूत संरचना बनाकर अपने अनुभवों के द्वारा क्या करता है, बच्चा उसमें कुछ ना कुछ चीजें को सीखता रहता है। आगे देखते हैं शारीरिक योग्यताएं। जो कुछ भी बच्चा अगर क्रिया करके सीखेगा, उसमें वो क्या करेगा, अपने शारीरिक योग्यताएं जितनी भी रहेंगे उसका क्या करेगा, उपयोग करेगा। शारीरिक योग्यताएं अपनी जो कुछ भी रहेगा उसके करने के द्वारा ही क्या करेगा, उसको वो सीख पाएगा। आगे देखते हैं प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। इसमें क्या करता है बच्चा, जो कुछ भी सीखा रहता है उसका क्या करता है, एक प्रत्यक्षीकरण करके, उसको क्या करता है, एक प्रत्यक्षीकरण करके जो कुछ भी सामने उपस्थित होती है उसके उस चीज को क्या करता है, वो सीखता है। आगे कौशल युक्त अंग संचालन। जो कुछ भी करने में कौशल युक्त, जो कुछ भी करने से हमारे अनुभव, हमारे अंदर एक दक्षता स्वरूप क्या होता है, रूप बन जाता है। उसको क्या करना, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, चलिए ठीक है, हम कुछ सीख रहे हैं, वो हमारे अंदर क्या करेगा, एक कौशल युक्त क्या करेगा, उपागम को तैयार करेगा। आगे क्या है, सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। सुसंबद्ध मतलब क्या होता है, कोई भी चीज होता है उसको अच्छे तरीकों से उसको प्रस्तुत करना और उसको क्या करना, किसी के सामने प्रस्तुत करना। और जो कुछ भी होता है सांकेतिक संप्रेषण, हम क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से संप्रेषण करते, कम्युनिकेशन करके एक दूसरे से बातचीत, अपने वार्तालाप को क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। चलिए ये था क्रियात्मक पक्ष। ठीक है। इसमें इस चीज को आप एकदम नोट करके जाइए, क्या क्या चीजें होती है उसको देख लीजिएगा। पहला क्या था, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं होती हैं, फिर प्रत्यक्षीकरण होता है, कौशल युक्त अंग संचालन होता है और सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण होता है। ठीक है। इस चीज को आप क्या करेंगे, एकदम नोट कर लेंगे इसको एकदम अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज पढ़ना। आगे देखते हैं लिंग, जेंडर। ये परीक्षा में आपके आना फिक्स रहता है दोस्तों, इस चीज को आप एकदम नोट कर लेंगे। आपके चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें आना फिक्स रहता है। ये टॉपिक ही ऐसी है, इस चीज को आप एकदम नोट करके ले जाइएगा और इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। पहले क्या है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जो हमारा जेंडर, जो लिंग है, ये क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ये क्या होती है, हमारे समाज के द्वारा, इसके हमारे समाज के द्वारा क्या है, इसको निर्देशित या निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं, लिंग एक जैविक संरचना है। जो हमारी लिंग होती है, ये क्या है, एक जैविक संरचना है। चलिए आगे देखते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है दोस्तों, उसको देखते हैं हम लोग। उसको देखते हुए समझते हैं लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है। लिंग रूढ़िबद्धता ये क्या होता है, हमारे परीक्षा में हमेशा इस चीज से प्रश्न बनते रहते हैं। इस चीज को क्या करेंगे, हम समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। लिंग रूढ़िबद्धता, क्योंकि ये आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती है। इसको देख लें, समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं क्या करता है, ये दर्शाता है। लिंग रूढ़िबद्धता हमारी क्या होती है, ये समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर आ रही जो अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, उसको क्या करता है, ये व्यक्त करता है, उसको दर्शाता है। जैसे क्या कहलाता है, देखिए लिंग रूढ़िबद्धता में क्या होता है, जैसे बताया गया महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं। तो भाई महिलाएं गणित में कहां से कमजोर होती है, महिलाएं आज की दुनिया में किसी भी चीज में, किसी चीज में पीछे नहीं है। तो इस चीज को क्या किया, आप सरासर गलत माना जाएगा।
इसलिए क्या होती है, महिलाएं क्या होती है, गणित में कमजोर नहीं होती हैं। महिलाएं भी गणित में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तेज होती हैं, जैसे पुरुष होते हैं उस तरीके से होती हैं। ठीक है, आगे क्या है, पुरुष रोते नहीं हैं। अरे भैया ये क्या कह दिया यार, पुरुष रोते नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, पुरुष रोते नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी होता है क्योंकि भावात्मक रूप से जब वो बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं तो पुरुष भी क्या करते हैं, रोते हैं। तो इसलिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या आ जाएगा, रूढ़िबद्धता में आ जाएगा, क्योंकि ये पुरुष को बढ़ावा दे रहे हैं। भैया पुरुष रोते नहीं है, ये कहां से कहा गया है, ऐसा कहना सत्य नहीं है। इसलिए क्या होता है कि ये पुरुष भी रोते हैं भाई। जब भी कोई दुख रहता है, कोई भी पीड़ित रहती है, कोई भी समस्या रहती है, जब ऐसे सिचुएशन उत्पन्न होती है तो क्या होते हैं, पुरुष भी क्या करते हैं, रोते हैं। इसलिए क्या कर रहा है, ये लिंग रूढ़िबद्धता को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। आप इस चीज को एकदम गलत मानकर चलेंगे। ठीक है, महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं और पुरुष रोते नहीं है, ये सब सरासर क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, ये देखते हैं जेंडर बाइस क्या होता है, लिंग पक्षपात। इसको देखते हैं दोस्तों, इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इस चीज को आप एकदम नोट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है जेंडर बाइस, लिंग पक्षपात हमारा क्या होता है। एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज अर्थात लड़के और लड़कियों में क्या करना चाहिए, हमेशा समानता रखनी चाहिए। ठीक है, लिंग समानता क्या करना चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, लिंग तटस्थ भाषा का क्या करना चाहिए, उसमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे समान होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों क्या करते हैं, हमारे लिए समान होते हैं। और इसीलिए हमारी क्या है, समावेशी कक्षा बनाई गई है, क्योंकि उसमें क्या कहेगा, सभी बच्चे क्या होते हैं, वो हमारे समान होते हैं। इसलिए हमें कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए, लिंग को लेकर कभी पक्षपात, एक लड़के और लड़कों में तुलना जो करते हैं, जो पक्षपात करते हैं, उसको हमको नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों में जो भी समानता होती है वो क्या करनी चाहिए, समानता या समता को रखनी चाहिए। और जो भाषाएं प्रयोग होती हैं, लिंग तटस्थ भाषाओं का दोनों के लिए प्रयोग करना चाहिए। जैसे कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है, जैसे देखिए लोग क्या बोलते हैं, कैमरामैन, ये कैमरामैन नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, गलत होता है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, कैमरा पर्सन कहना चाहिए, ये हमारा सही होता है। कैमरामैन नहीं कहना चाहिए, कैमरा पर्सन कहना चाहिए, क्योंकि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप नोट कर लेंगे, जेंडर बायस लिंग पक्षपात क्या होता है, इससे आपके प्रश्न बनते रहते हैं। एकदम नोट करके जाइए, जितना आज पढ़ाया जा रहा है आप उसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एकदम जीव जान लगा के हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों परीक्षा की तिथि क्या हुई, एकदम नजदीक आ गई है। इसलिए आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या होती है, दोगुनी ऊर्जा मिलती है, और आपके लिए अच्छे से अच्छे मैटर हमारे सारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप लोग एकदम लग जाइए, और हमें थोड़ी सी अगर उत्साह बढ़ाएंगे तो हम आपको दुगनी ऊर्जा से आपके लिए मेहनत दिन रात करते रह जाएंगे। ठीक है, करते रहें, करते लगे हैं एकदम। जान लीजिए रात रात हमारे शिक्षक लोग जग कर पीपीटी तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से करें, हमारा चैनल पसंद आ रहा है उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।